अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज जी पूरी तरह से पॉजिटिव रिपोर्टिंग होगी और हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, जो हम हमेशा करते हैं। और इमरान खान की भी जो गलत चीजें थी, इमरान खान साहब को भी कहा करते थे और शहबाज शरीफ साहब को भी लोग क्या क्या बातें करते रहे कि जी ये जो है वो फील्ड मार्शल साहब के साथ अमेरिका पहुंच गए, वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़ लिए, तो कभी सलूट मार दिया, तो कभी क्या हो गया, कभी हॉट डॉग खाकर आ गए, कभी पता नहीं क्या क्या बातें लोग करते हैं। तोबा तोबा, आपको तो पता है मुझे तो ज्यादा बातें करने की आदत है नहीं। जो कह दिया सो कह दिया, आपने सुना नहीं सुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर, मैं आपको ये बताऊं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपीज पर लीटर का इजाफा कर दिया है। अब इसको देखकर लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जी ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता दूं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अब जो पेट्रोल पाकिस्तान में अब मिला करेगा पर लीटर, वो है जी 322 रुपीज। डीजल जो है वो 337 रुपीज, हाई ऑक्टेन 335 रुपीज, और इसके साथ साथ मट्टी का तेल जो है वो भी 300 रुपए 318 रुपए पर लीटर कर दिया है। अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि इससे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में क्राइम रोकने की कोशिश की है। अब कोई भी अपने आप को या किसी दूसरे को पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के और इस किस्म की चीजें डाल के जला नहीं सकेगा। तो जी उससे ये फायदा होगा कि लोगों की जानें बचेंगी। लोग इसमें जो है खामखाई परेशान हो रहे हैं कि जी ऐसा कैसे, और इतना पैसा रमजान में इन्होंने बढ़ा दिया है, और लोग तो ईद की तैयारियां कर रहे थे, अब ईद की तैयारियां तो रह गई, यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। एक तो हमारे लोगों को सारे दिन खाने के लाले पड़े रहते हैं, मतलब सोच नहीं रहे कि शहबाज शरीफ साहब कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। और उन्होंने उसके साथ साथ जी ये बात भी हुई है कि अब क्योंकि आपको पता है कि फ्यूल आ नहीं पा रहा है, तो वैसे तो कहा ये जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमारे पास फ्यूल नहीं है, आजकल जो पेट्रोल वगैरह लोगों को मिल रहा है वो 20 लीटर से ऊपर नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से जो है हमने कह लीजिए कि हमने इस वजह से ये प्राइस बढ़ाई है। लेकिन असल मामला कुछ और है। असल मामला ये है कि आईएमएफ का डेलीगेशन आया हुआ है। आईएमएफ वालों ने कान के नीचे दो रखे दिए और उन्होंने कहा है कि फ्यूल के प्राइस बढ़ाओ। भाई, हमसे जो पैसा तुम लोगों ने पकड़ रखा है और मजीद पैसा लेने के लिए जो तुम लोग बैठे हुए, पैसा नहीं मतलब डॉलर, तो वो तुम लोग वापस कैसे करोगे? तो जी उसके ऊपर जो है वो सोचा सोचा सोचा, सबने दिमाग लड़ाए अपने बैठ के। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ईरान और इसराइल की वॉर से कुछ तो फायदा उठाएं। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास तो फ्यूल है ही नहीं है और पेट्रोल वगैरह की कमी हो गई, तो इसलिए हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि इस वक्त जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी जैसे ही हालात सही होंगे हम दोबारा से, ये फोटो भी मैंने आपको दिखा दूं, जैसे ही हालात सही होंगे हम दोबारा से प्राइस को कम कर देंगे। वैसे एक बात जो हसन निसार साहब हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी बढ़ा हुआ रेट और बढ़ा हुआ पेट कभी वापस नहीं जाता। ऐसी बातें हसन निसार साहब करते हैं, लेकिन बहरहाल वो पेट का तो पता नहीं, लेकिन रेट मैंने कभी वापस आते मैंने भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, बात ये जरूर है कि अब इस किस्म की बातें जो है वो की जा रही है कि जी असल में जो मामला है या जो मामला गड़बड़ हुआ है वो ये हुआ है कि जी आईएमएफ का डेलीगेशन आया हुआ है और आईएमएफ ने आके कहा है कि अगर तुम लोगों को और जो है अपने आईएमएफ के लोन की इंस्टॉलमेंट्स चाहिए या आपको मजीद आपको पैसा चाहिए आईएमएफ से, जिससे कि जाहिर है कि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदनी होती है, किसी दूसरी कंट्री में जाके बसा होता है। आपको तो अब तो पता है कि बड़े बड़े जो कह लीजिए कि जो अपने जहाज वहाज खरीदे जा रहे हैं, कभी मरियम नवाज के और कभी अब्बू जान के, तो वो सारी चीजें अगर आपने लेनी है तो आपको जी पब्लिक का तेल निकालना होगा। पब्लिक का तेल निकाले, भाई 24 करोड़ लोग हैं, तब का तेल निकालें, क्या फर्क पड़ता है किसी को? इसलिए कि जीना तो सिर्फ 5-6 हजार लोगों ने ही है पाकिस्तान में, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े। तो ये बात हुई है। और उसके बाद नहीं, क्रिटिसिज्म ना ना ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ऐसा ना हो कि महंगाई की वजह से लोग जो है वो मरना शुरू कर दें, और अगर वो मर गए लोग तो फिर ये किसको दिखाकर पैसा मांगेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि उन्होंने डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को एक आदत है क्रिटिसाइज करने की, हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहां पर अल्लाह का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है। यानी आपने शायद ही कोई कंट्री ऐसी देखी होगी जो हमारी कंट्री है कि हम जो है मुसलसल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, मतलब जहां से हमें पैसा मिल जाता है फ्री का, कि ठीक है कभी उधार दे दो, कभी वैसे ही बैंक में रखने को दे दो, कभी चाइना से, कभी किसी से, इतने लंबे अरसे किसी कंट्री को ऐसे चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। लेकिन साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि अब हम रशियन ऑयल भी ले सकेंगे, यानी रशिया से ऑयल लेने की भी परमिशन जो है पाकिस्तान को मिल गई है। तो मोदी जी सुन लीजिए, अब आप ज्यादा मत प्राउड फील किएगा या तराइएगा जी आप लोग रशियन ऑयल ले रहे हैं, अब हम भी रशियन ऑयल लेंगे और उसके बाद देखिएगा फिर क्या होता है। मतलब
जाहिर है फिर रशिया वाले जो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे कि ऑयल तो ले लिया है भैया, पैसा तो दे दो। तो हम तो उसी तरह से देंगे जैसे हम सऊदीया को देते हैं। सऊदीया से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ से जी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए हैं सऊदीया, और जाकर उन्होंने वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि सऊदीया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम भी मैंने कहीं लिख के रखा था, हबीबी हया हया का, हाँ इनका नाम है जी खालिद बिन सलमान। खालिद बिन सलमान जी ये डिफेंस मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया के, और इनके साथ जो है फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की है, इनसे बातें की। आपको पता है ना कि डिफेंस पैक्ट हमारा हो के रखा है और जाहिर उसके लिए हमने पैसा वैसा भी पकड़ लिया है। तो हम उनको बताने के लिए गए थे, तसल्ली देने के लिए गए थे, मुसलमान किसी से नहीं डरता। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान आप पर अटैक करेगा तो हम आएंगे, तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी दो कदम आ गए। अब तो समझ रहे ना, इसराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली गाजर या खीरे, तो जाहिर हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए आप जो है ना हमारे भरोसे मत रहिएगा, ये बताने के लिए फील्ड मार्शल साहब गए, और उन्होंने कान में उनको कह दिया होगा भैया हमारी तो अपनी बैंड बजी हुई है, तो आप हमारे भरोसे ना रहिएगा, आपके साथ तो अल्लाह है, हमारे साथ तो अल्लाह भी नहीं है, इसलिए कि आपके साथ तो आप जानते हैं ना, आपने तो खाने काबा वगैरह आपके साथ है, तो वो हम तो उधर भी नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब एहसास कीजिए। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को समझाएं कि जी सऊदी अरेबिया को छोड़ के बाकी सबको उड़ा के रख दो। वैसे ईरान से मुझे याद आया कि ईरान का भी आज एक ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हम अपने पड़ोसियों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ईरान से मुझे या ईरान की गवर्नमेंट से कहना है कि प्लीज हम आपके पड़ोसी हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने एक शर्त भी लगाई है, उन्होंने कहा है जब तक आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तब तक हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई भाई, मतलब दोस्ती यारी में पड़ोसी पने में सारी चीजों में शर्तें थोड़ी होती हैं। अब ये क्या शर्त लगा दी, अब हम करेंगे क्या, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो गर्म कुत्ते सॉरी हॉट डॉग खाकर आए में, तो वो भी तो नमक भी तो हलाल करना है ना। तो ऐसे में अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कुछ कह दिया और हमने इनकार कर दिया, तो आपको तो पता ही है ना कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तो अब खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त बहरहाल ईरान ने कहा है कि वो पड़ोसियों में हमला नहीं करेगा, लेकिन भाई बात का क्या है, हमारे यहाँ तो लोग बहुत सी बातें करते हैं और उसके बाद 2 मिनट के बाद भूल भी जाते हैं और पलट भी जाते हैं। तो क्या पता कब उसको ये लगे ईरान को। और वैसे भी मोदी जी तो बैठेंगे कान भरने के लिए, मोदी जी का तो काम ही है, इंडिया का तो और कोई काम नहीं। उनके सारे के सारे हमारे अपने दोस्त जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको भी अगर आप देख लें तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी बात कर दे जिससे ईरान हमसे एकदम जो है ना भुगड़ जाए। भुगड़ जाए का मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में नाराज होने को कहते हैं। इंडियन हिंदी वर्ड है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। ये तो कोशिश करते हैं कि ईरान हमसे नाराज हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक साहब याद आ गए, जी हाँ, और मैं उनकी भी बात करना चाहूंगी, डॉक्टर रिजवान अहमद। बहुत जबरदस्त इंसान है, बल्कि बेहतरीन इंसान है, और एक दो बार हमारे चैनल पर भी आए हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें जो वो करते हैं वो सुनकर भी जो है वो बहुत से हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो जी रिजवान साहब के साथ कुछ दिन पहले एक डिबेट में मैं थी, वहां पे मैंने कहा भाई आप लोगों की तो इकोनॉमी भारत की इतनी स्ट्रांग है, आप लोगों की तो फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है, तो आपको चाहिए कि आप जाकर ईरान को, मतलब ईरान के साथ खड़े हो, ईरान के साथ जो है वो बात करें। तो डॉक्टर रिजवान का कहना था क्यों भाई, जब उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पता नहीं कितनी सारी तो मुझे उन्होंने अटैक गिना दिए उस शो के अंदर ही बैठ के, और फिर कहने लगे कि उस वक्त ईरान खड़ा हुआ था कि हमारे साथ, ईरान तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। लेकिन बात ये है, मैं एक बहुत रिस्पेक्टफुली मैं जो है ये कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ भारत में उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद ये कि ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, तो भाई फिर आप ईरान से सारे अपने जो रिलेशन है वो खत्म कर देते ना। आप फिर चाबहार पोर्ट पे काम क्यों कर रहे हैं, ईरान के साथ और आना जाना आपने क्यों लगा रखा है, ईरान के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर सर अगर ऐसा सब कुछ है और आप उसके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर ईरान से आपको फाइनेंशियली कोई फायदा होगा तो आप ईरान के साथ रहेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर आप कुछ और करेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर आपको ये लग रहा है कि ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा था या दे रहा है, और ये बात पे आप इतने सख्त गुस्सा हो गए, तो मेरा ख्याल है कि फिर सर आप ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पे भी काम ना करें। अब देखिएगा, अब डॉक्टर साहब के सपोर्टर आके मुझे वो कान के नीचे दो लगाएंगे। लेकिन मैं ये बता रही हूँ
कि बहरहाल मुझे तो ऐसे ही लगा था। बहरहाल अब डॉक्टर साहब ने जो कहा, मैं उनकी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ और उनको पूरा हक है कि वो जो बात समझते हैं उन्होंने कही। लेकिन मेरा ख्याल है कि एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, एज अ जिसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, आपको इस वक्त छोटी छोटी बातों पे या पुरानी बातों को लेकर या किसी भी तरह की इस तरह की बात को लेकर जो है वो ये नहीं कहना चाहिए कि आप ईरान की हेल्प नहीं करेंगे या ईरान का साथ नहीं देंगे। आपको इस वक्त जंग रुकवानी चाहिए, आपको इस वक्त वो रोल प्ले करना चाहिए जिससे मासूम लोगों की जो जाने जा रही हैं उसमें जो है कमी आए या वो रोकी जा सके। बाकी पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या है सर, हम तो पिछले 80 साल से लड़ रहे हैं, आगे 180 साल और लड़ते रहेंगे। तो हमारा और कोई दूसरा काम तो है नहीं। जब से पाकिस्तान बना है हमने सिर्फ भारत के साथ लड़ाइयां ही की हैं या कोई ना कोई नाराजगी ही रही है। तो सर वो तो हमारा चलता रहता है और ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। बहरहाल अब मेरा ख्याल है बहुत हो गई, नहीं तो डॉक्टर साहब ने मुझे डांट देना है। तो बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊं कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव। ये देखिए, आपको ये साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चेयरमैन नैब है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब को जो है 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। अब आप देखिए बेचारे रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना इनको चेयरमैन नैब लगा दिया था कि इनका मतलब खाता चलता रहे, लाखों की तनख्वाह मिलती रहे, इनके घर में राशन आता रहे, कोई कमी ना हो। और अब इनको 3 साल की एक्सटेंशन भी दे दी। क्या हो गया अगर वो किसी सिविलियन इदारे में लगे हुए, क्या हो गया अगर किसी सिविलियन की जगह एक रिटायर्ड फौजी वहां पे बैठा हुआ है, तो वो आप बहुत जल्द आप हमारे यहाँ देखेंगे टीवी चैनल्स पे भी हमारे रिटायर्ड फौजी जो हैं वो बैठ के शो कर रहे होंगे, या हामिद मीर और जितने लोग हैं ना, सबकी नौकरियां मुझे लगता है जाने वाली हैं और जानी भी चाहिए। जिस तरह के लोग काम करते हैं, जिस तरह के ये शो कंडक्ट करते हैं, उससे तो कहीं बेहतर आपने देखा ही हमारे डीजीआईएस पीआर साहब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कितना सारा कंटेंट मिल जाता है हमें शोज बनाने के लिए। सॉरी, लेकिन ये एडिट कर देना, ज्यादा हो गई। अच्छा, तो अब बहरहाल मैं ये कह रही थी कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई और उसके लिए जाहिर है कि मुबारकबाद किसको देनी है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि एक तो सिविलियन इदारों में हमारे बहुत से फौजी जो है वो लग चुके हैं और उसके बाद रिटायर होने को, रिटायरमेंट के ऊपर रिटायरमेंट आ रही है लेकिन लेने को तैयार नहीं है। और ये होता है जज्बा, इसको कहते हैं काम करने का जज्बा, कि आप रिटायर हो जाएं, आपके बाद वाली जनरेशन जो है चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो वो खड़े रहे, लेकिन आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लीजिए और उसके बाद आप कहिए कि नहीं जी मैंने तो मुल्क की बड़ी खिदमत की है, और उसके बाद सारा पैसा वैसा जमा करके ना, समझ रहे ना। तो मतलब कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। एक तो पता नहीं हमारे भारतीय दोस्त जो है ना सारा दिन हमारे हमारे लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खास तौर पे भाई लोग को। खैर दूसरी बात मैं चलती हूँ, और वो तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जी पाकिस्तान जो है वो अब रशिया से ऑयल लेगा, लेकिन रशिया पाकिस्तान से पैसे कैसे निकलवाएगा ये रशिया जाने और रशिया के लोग जाने। हमने तो तेल निकलवाना था, वो हम तेल निकलवा लेंगे, लेकिन आगे इसका सिलसिला कैसे चलेगा ये तो शायद रशिया वाले भी नहीं जानते। एहसन इकबाल साहब जो एक मंझे हुए जिसे कहते हैं पुराने पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने और पीएमएलएन के मेंबर भी हैं, आजकल भी मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आदमी जो जेल में बैठा हुआ है वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का जिम्मेदार कैसे है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इमरान खान साहब इतने पावरफुल हैं कि वो जेल के अंदर रहकर ये सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो गवर्नमेंट को यकीनन उनसे इम्प्रेस हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे और क्या क्या इमरान खान साहब कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑलरेडी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, लोगों की लाइन पेट्रोल पंप पे लगी हुई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो अब पता नहीं उसके लिए भी लोग गाड़ियों में पेट्रोल या फ्यूल लेने के लिए पहुंचे हैं। मगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि जी हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो जी बड़ा जबरदस्त किस्म का सब कुछ चल रहा है, भारत को हम मट्टी चटा देंगे अगर दोबारा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 कुछ करने की कोशिश की। तो ये सारी ललकारें और ये सारी भड़कें जो लगाई जा रही हैं वो भी शायद इसीलिए लगाई जा रही हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग समझते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ हमें बोलता रहे, ताकि हमारे लोगों के पास, खासतौर पे गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास एक बहाना रहे कि ये देखो जी भारत हमें खाने वाला था। हालांकि उन लोगों ने कई बार कहा है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को खाने में। आपने तो देखा है मेजर गौरव आर्या की वीडियोस आती रहती हैं और मेजर साहब जो है वो टीवी पे बैठ के भी ऐसी तैसी करते रहते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट की, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भारत हमें खा जाएगा।
बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना ये है कि वो जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी ईरान में उसका वो हिस्सा बनना चाहेंगे, मतलब वो उस गवर्नमेंट को बनाने में उसका हिस्सा बनना चाहेंगे, ये नहीं कि गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक और रिलीजियस गवर्नमेंट बनाने में के लिए उनको कोई एतराज नहीं है। मतलब ये कि आपसे पूछ कौन रहा है भैया, अगर आपसे कोई पूछ रहा होता तो क्या ईरान ने आपकी इंटरसेट बजा रखी होती? ईरान तो किसी से नहीं पूछ रहा, कि वो आपसे खास तौर पर नहीं पूछ रहा कि क्या करे क्या ना करे। साथ ही साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट और बड़ा आजकल वायरल हो रहा है। उसमें खैर एक जगह तो वो बैठ के दुआ करवा रहे हैं, सब लोग उनको इधर उधर से सबने घेर रखा है और वो अपने लिए दुआ करा रहे हैं। उनको ख्याल नहीं था कि ईरान पर अटैक करेंगे तो उनको दुआओं की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए कि उनको ख्याल बिल्कुल भी नहीं था या उनका अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मार लगा सकता है जो ईरान ने लगाई है। लेकिन उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि पागलों के हाथ में जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और दुनिया के लिए खतरनाक बात है। पागलों के हाथ में मतलब किसकी बात हो रही है? हमारी? ना 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 ना, हमें पागल वागल कहने की कोई जरूरत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। हमें नहीं कह रहा, किसको कह रहा है? ईरान को? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, हमें नहीं कह रहे। असल में जहां कहीं बावली बातें पागलपने की बात होती है तो हमें लगता है शायद हमें कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पागलों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये बात उन्होंने पाकिस्तान को हरगिज नहीं कही। ये बात उन्होंने ईरान के लिए कही है, हो सकता है किसी और के लिए भी कही हो, हमारे पड़ोस में भी तो है ना एक एटम बम रखा हुआ। तो लेकिन ये कि वो थोड़ी मानेंगे। मगर बात सारी ये है कि पता नहीं किसके लिए कहा है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, इसलिए हम किसी की तरफ इशारा नहीं कर सकते। लेकिन बात सारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फोटो कैसी लगाई है जिसमें हाथ ऐसे है, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यकीनन जो न्यूक्लियर वेपन्स या कह लीजिए जो हथियार ईरान के पास बनाने के दावे कर रहे हैं, उसके लिए तो ईरान ने कई बार कहा है कि हम तो बना ही कोई नहीं रहे। लेकिन ये कहकर ईरान ने इतने मिसाइल्स चलाए कि कहा यह जा रहा है कि इसराइल तक वो मिसाइल पहुंची। अब इसराइल में भी ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो, यानी वहां की पब्लिक को कहा गया है कि ना तो फोटो बना सकते हैं, ना वीडियो बना सकते हैं, ना ही जो नुकसान हुआ है जो बिल्डिंग्स वगैरह का या लोगों का जो नुकसान हो रहा है ईरान के मिसाइल से इसराइल में, तो कहा यह जा रहा है कि जी इसराइल की गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती से मना किया है। साथ ही साथ यूएई की गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि तकरीबन 2 लाख दिरहम जो है वो फाइन लग सकता है अगर किसी ने जो है वीडियो बनाई और मिसाइल्स वगैरह की, या फिर कह लीजिए जो नुकसान वहां पर हो रहा है मुसलसल उसकी अगर वीडियो बना के या फोटो बनाकर लगाने की कोशिश की सोशल मीडिया पर, तो उनके ऊपर भी फाइन लग सकता है। इसी के साथ साथ जो है वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने भी यही बात की है और उनका भी ये कहना है कि जी कोई किस्म की फोटोज वीडियोज कुछ भी जो इसराइल का नुकसान हो रहा है वो शेयर ना कीजिए। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात इंडियन सहाफी है, इंडियन जर्नलिस्ट जो के इसराइल गए थे मोदी जी के साथ, उनकी आज एक वीडियो बड़ी वायरल है जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर भी दिखाई गई है। उन्होंने ये कहा है कि हर जगह पर नुकसान है और बहुत ज्यादा नुकसान जो है ईरान पहुंचा चुका है, डैमेजेस इसराइल को। लेकिन इसराइल में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई फोटो वीडियो या कुछ जो है वो शेयर ना किया जाए, और अगर किया गया तो डेफिनेटली फाइन लगेगा। बहरहाल अब ये तो सभी को पता था कि ऐसा नहीं है कि इसराइल में नुकसान नहीं हो रहा और सिर्फ ईरान में नुकसान हो रहा है, जाने हर तरफ जा रही है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब इनको बस कर देनी चाहिए। हमसे सीखिए जी, हम कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में इधर उधर फेंक फाक के सब आराम से अपने अपने घरों को चले गए। एक ये लोग हैं 7 दिन हो गए तो ना इनके मिसाइल्स रुक रहे हैं ना इनके स्टेटमेंट्स रुक रहे हैं। और ये जरूर है कि ईरान ने कहा ना हम बात करेंगे ना कुछ, जितने अटैक करने कर लो। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झाड़ फूंक और दुआएं और पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हो सकता है कोई मौलाना साहब भी बुला रखे होंगे, आप भी दुआ पढ़ दीजिए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ कीजिए कि लड़ाई झगड़ा जंग जो है जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे वैसे भी ज्यादा लड़ाई वड़ाई पसंद नहीं है। थोड़े दिन की ठीक है, चलो दो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह कुछ तमीज होनी चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए। 4 दिन की बहुत होती है भाई, उससे ज्यादा की तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम लोग, ये अलग बात है। लेकिन ये बात आप लोगों को किसी को बतानी नहीं है, ठीक है? तो बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।